आपने बहुत सारे प्लेयर्स हमारे इंडियन क्रिकेट को दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है गौतम गंभीर सर का। जिसने T20 में परफॉर्म किया, वनडे में भी परफॉर्म किया, टेस्ट मैच में भी परफॉर्म किया, IPL में एज ए प्लेयर भी परफॉर्म किया, एज ए मेंटोर भी परफॉर्म किया। ये है वो गौतम गंभीर। ये मेरा सौभाग्य रहा कि गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, जोगिंदर शर्मा, रीमा मल्होत्रा, रुमेलीधर, ये एक एज ग्रुप के थे, तो उसी में ये इंडिया खेल गई। अरे साउथ अफ्रीका चैंपियन है, उस सहारे जो ICC ट्रॉफी की तैयारी है कि आपको किस प्लेयर को कहाँ सेट करना है, किसको कहाँ करना है। ये जो सीरीज होती है, ये एक किस्म से प्री गेम्स होते हैं। अगर नेपोटिज्म होता तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके बच्चे तो IPL में नंबर 1 पे खेलने चाहिए थे। तो सर आपको हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो कैसी फीलिंग थी सर उस टाइम? नेशनल लेवल के प्लेयर है तो आपको उतना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक बैंक में, किसी कॉर्पोरेशन में तो आप एज ए क्लर्क लग जाओगे। ये जो शॉट्स होते हैं IPL में होते हैं, ये इनोवेटेड शॉट्स होते हैं। इनोवेटेड शॉट तब लगेगा जब आपका बेस अच्छा होगा। तो अपकमिंग प्लेयर में तो जैसे अब नीतीश राणा है, इस साल उसने DPL में काफी अच्छा किया, लास्ट के 3 मैचों में अच्छा किया उसने। क्रिकेट में यही सबसे बड़ा है कि अगर आप कुछ करते हैं तो आपको मिलता बहुत है। जितना तुमने सोचा उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा। इंडियन क्रिकेट में हम प्लेयर्स को प्रेज करते हैं, लेकिन उन प्लेयर्स के कोचेस को बहुत कम लोग जानते हैं जो उनको चैंपियंस बनाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक लेजेंड के साथ हैं, द्रोणाचार्य अवॉर्डी डॉक्टर संजय भारद्वाज सर, जिन्होंने गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, जोगिंदर शर्मा जैसे प्लेयर्स को एकेडमी के नेट से वर्ल्ड कप स्टेज तक गाइड किया। उन्होंने नीतीश राणा, उन्मुख चंद जैसे प्लेयर्स को भी शेप किया और इंडियन क्रिकेट के लिए एक अहम रोल निभाते आ रहे हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमें बताया कि IPL स्काउट्स एक प्लेयर के अंदर क्या देखते हैं, एक प्लेयर खुद को कैसे तैयार करे, विमेन क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट कैसे आया और क्यों बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स सक्सेस के प्रेशर में टूट जाते हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये डिसिप्लिन, माइंडसेट और चैंपियंस बनने की कहानी है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर संजय भारद्वाज सर के साथ। सर, होप कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी हुई कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए सर। नहीं, मैं तो, एक तो तुम स्पोर्ट्स वुमेन हो और फिर कोच हो, और कोच किसी कोच को पॉडकास्ट देता है तो वैसी खुशी है। मेरी फैमिली की मेंबर हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसे क्रिकेट को हमारे देश में पूजा जाता है, लोगों के बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं, जुड़े हुए हैं इस गेम के साथ, और आपने गवर्नमेंट जॉब होते हुए, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब को एक सिक्योरिटी की तरह रखा जाता है, तो आपने वो जॉब छोड़ के क्रिकेट को चुना, तो सर इसके पीछे की हमें कहानी बताइए। देखो, एक पैशन था मेरा। यानी मेरे जो सराउंडिंग्स में ना, जो कोचेज लोग रहते थे हमारे, तो हम जैसे जहाँ हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ एक बॉक्सिंग के कोच थे, एक हैंडबॉल के कोच थे, एक एथलेटिक्स के कोच थे। तो वो लोग आते थे, सुबह आते थे फिर शाम को आते थे। तो मैंने सोचा यार कि इससे अच्छी जॉब तो है ही नहीं कोई, सुबह भी ग्राउंड में आओ शाम को भी ग्राउंड में आओ। तो कुछ को होता है कि मुझे IAS बनना है, मैंने सोचा था मुझे कोच बनना है। फिर क्रिकेट खेलते खेलते मुझे लगा कि यार मैं बड़ा प्लेयर नहीं बना, तो अब कोच ही बनना है और बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस करना है। तो मेरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नमेंट जॉब लगी थी। तो मेरे फादर मदर ने, मैंने कहा यार मैं एज ए क्लर्क नहीं चाहता कि मैं, तो मैंने NIS किया हुआ था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में। सबसे पहली एकेडमी थी जिसको एज ए एक्सपर्ट थे अब्बास अली बेग, चेतन चौहान, राकेश शुक्ला, सुरेंद्र खन्ना। तो ये लोग एज ए एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने एक परमानेंट कोच चाहिए था। तो मैंने कहा, मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम करोगे? मैं बोला हाँ मैं करूंगा। बोला तुम्हारी जॉब है? बोला मैं छोड़ दूंगा। फिर मुझे ये था कि मुझे दिल्ली में अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, इन लोगों के साथ काम करने का एक्सपोजर मिलेगा। तो जो मेरा वो डिसीजन था, उस डिसीजन में मेरे माता पिता दोनों थे, उन्होंने बहुत बड़ा मेरे को पुश दिया। यानी नहीं तो कोई एक मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और फिर अपना पैशन का काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। बिना फैमिली के आप ये पैशन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को हमारे यहाँ पे ये सोचा जाता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया है, जी। और फिर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ के आपने क्रिकेट को चुना, तो सर, और हमें जो आज देखने को मिल रहा है, ये आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा हद तक सही था सर। नहीं, वो सही था, पर उस सही होने में मुझे कम से कम 20-25 साल लगे।
सही बात है सर। तो उसमें बहुत मेहनत थी, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आपका कोई प्लेयर नहीं बनता, तो फिर आपकी एज ए रिकग्निशन एज ए कोच नहीं मानी जाती, चाहे आप बिल्कुल, कितनी भी मेहनत कर लें। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, जोगिंदर शर्मा, रीमा मल्होत्रा, रुमेलीधर, ये एक एज ग्रुप के थे, तो उसी में ये इंडिया खेल गए। तो वो जो वो रिकग्निशन थी, वही रिकग्निशन से मैं सरवाइव कर गया। और आज भी मैं, जैसे गौतम गंभीर बहुत अलाइव रहता है, अब वो इंडिया टीम का कोच है, यस सर। तो गौतम गंभीर की यानी वजह से लगा लो, गौतम गंभीर के कारण लगा लो, तो आज भी मेरे को बहुत लोग इसी वजह से पहचानते हैं कि मैं गौतम गंभीर का कोच हूँ। यस सर। तो सर शुरुआत कैसे हुई इन सब की, जब गौतम सर ने आपके साथ स्टार्ट किया क्रिकेट का करियर? ये वो जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने वो प्ले मेकर एकेडमी थी, स्प्रिंगडेल स्कूल में थी, हाँ जी। तो उसमें गौतम गंभीर आया था वहाँ एडमिशन लेने 91 में। ओके। तो गौतम गंभीर जब 10 साल का था, मेरी क्रिकेट कोचिंग शुरू हुई थी, उसकी क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू हुई थी। ओके। तो वहीं से गौतम के साथ जुड़ाव रहा, और मुझे लगता है कि यही 35 साल 36 साल वाला रिलेशन है, वही रिलेशन उतना ही ज्यादा गुड होता गया और उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। तो सर उस दौरान आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए वो क्या थे सर, जो भी काफी सारे प्लेयर्स उस टाइम पे आपके साथ थे? चैलेंजेस तो कोच के साथ रहते ही हैं, क्योंकि कोच को ना एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। बिल्कुल सही अगर बात। अगर क्योंकि जो भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं, कोई भी है, हम जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन में हम रहे, जहाँ भी हमें काम किया, तो वो रिजल्ट चाहते हैं। जब वो रिजल्ट चाहते हैं तो फिर उनको कोई मतलब नहीं है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, कोच को क्या फैसिलिटीज दी, किस तरह क्या। उनको तो ये है कि अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो कोच हो, वरना आप कोच नहीं हो। तो जो कोच के साथ तो ये रहता ही है, जब तक उसका अपना अपना नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं है। अगर फिर ये था कि मेरे को ये था कि मुझे हिंदुस्तान के लिए प्लेयर तैयार करना है, प्लेयर तैयार करना है, तो वही मोटिवेशन मुझे, जो वो चैलेंजेस थे, मुझे ज्यादा चैलेंजेस लगे नहीं, क्योंकि मेरा मोटिवेशन उन चैलेंजेस से ज्यादा था कि मुझे बड़ा प्लेयर बनाना है, बड़ा प्लेयर बनाना है। तो वो चैलेंजेस मुझे कुछ ज्यादा, मुझे रोका नहीं उन चैलेंजेस में। चैलेंजेस तो आते हैं, आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इतना वो नहीं मिलता, वो जस्ट आपको एक नौक जैसे आप नौकरी कर रहे हो उनके लिए, वो वही मानते हैं जो कोच। फिर जब आप चैलेंजेस आपके बड़े हो, तो फिर आपको वो यानी कोई चीज नहीं लगेगा कि किस तरह का कोई मैटर है। तो आप जो इतना पैशनेट होके जो क्रिकेट कोचिंग में आए सर, आपने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी प्लेयर बनना है? नहीं, पहले मैं जहाँ जिस मैं रोहतक से था, हाँ तो जी सर। रोहतक में एक सर्टेनिटी थी, हम्म। वो था कि भी आप यहाँ तक बन सकते हो। एक बड़ा एक्सपोजर नहीं था, हम्म। एक जो एक्सपोजर रोहतक का था वो बेस्ट मैं कर लिया था। ओके। तो उसके बाद फिर ये था कि आपने क्या काम करना है, क्योंकि पहले क्रिकेट में यही था, या तो क्लर्क की नौकरी मिल जाए, हम्म। इससे बड़ा कुछ नहीं था, और कोई ऐसा पैसा नहीं था। बिल्कुल सही बात बोली तो सर। उस, या तो आप इंडिया लेवल के हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा पैसा मिल जाएगा, बाकी आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो आपको उतना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक बैंक में, किसी कॉरपोरेशन में तो आप एज ए क्लर्क लग जाओगे, वो मुझे लगना नहीं था। तो जब मुझे वो क्लर्क नहीं लगना था, तो मुझे कोच बनना था। तो मुझे एक रास्ता मिल गया, जो क्रिकेट खेलते खेलते मुझे एक रास्ता मिल गया कि मैं अगर यहाँ इस शहर में मैं नहीं होऊंगा, तो फिर मैं, इसीलिए मैंने दिल्ली को चुना अपने कोचिंग के लिए। हम्म। और यही तो कि मुझे दिल्ली चुनना है, ये बड़ा जगह है, बड़ी एक्सपोजर है, बड़ा सब कुछ है, यहाँ मैं और ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। और उसके के बाद क्या है कि चार चार बड़े इंटरनेशनल, अब्बास अली बेग, चेतन चौहान, राकेश शुक्ला और सुरेंद्र खन्ना, उन लोगों के साथ मैंने कोचिंग काम किया। फिर उनके साथ जहां भी जाता था तो एक वो अलग लेवल के लोगों के साथ मिलते थे, तो उनकी वजह से मेरे भी यानी काफी एक्सपीरियंस हो गया, काफी मैं हो गया वो, उस तरह की जो एक्सपोजर जो मुझे मिला उन लोगों के साथ काम करके, वो मुझे अपने शहर में नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात सर। हम्म। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप रोहतक से आए थे और आपने दिल्ली में अपना क्रिकेट जर्नी स्टार्ट की, तो
किस तरह ये जो एक्सपोजर आपको किस तरह से मिला सर यहाँ पे? देखो, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले मैं जिन लोगों के साथ काम किया बड़े प्लेयर थे, फिर मैंने देखा कि 4 साल में वो एक एकेडमी है और मुझे क्लब चाहिए थी, क्योंकि एकेडमी से मैं प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। बिल्कुल सही बात। अगर आप डीडीसीए से रजिस्टर्ड कोई क्लब नहीं होगी तो उसके बिना आप बाहर डीडीसीए में एक्सपोजर आप दे ही नहीं सकते, एकेडमी का एक्सपोजर नहीं हो सकता, आपका क्लब का एक्सपोजर होता है। तो उसमें मेरा सौभाग्य रहा कि विनोद तिहारा हैं जो एलबी शास्त्री के ओनर हैं। हाँ जी सर। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 क्लब हैं, आप इसको चलाइए। तो मैं उनका बड़ा यानी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज भी एलबी शास्त्री मेरे को दी हुई है। वेरी नाइस। और उस एलबी शास्त्री से क्या है कि हम उस एलबी शास्त्री से हमें क्रिकेट की लीग, डीडीसी की लीग खेलने को मिली, उस नाम से हम दिल्ली के टूर्नामेंट खेलने को मिले। तो वो जो मेरा पहला बैच था, वो गौतम गंभीर वाला पहला बैच था, वो पहला बैच ही मेरा एलबी शास्त्री का बैच बन गया। तो जब वो एलबी शास्त्री का बैच बना तो मेरी रिकग्निशन पहले तो दिल्ली में बहुत अच्छी हुई, फिर हम दिल्ली के बाहर के टूर्नामेंट एलबी शास्त्री के नाम से खेलने लग गए। तो आज के दिन ये है कि हम कठुआ से लेके हैदराबाद तक और आसाम से लेके जामनगर तक के टूर्नामेंट खेलते हैं, कम से कम 50-60 यानी हम टूर्नामेंट खेलते हैं। वेरी तो नाइस। वो जो एक्सपोजर है, अब एलबी शास्त्री को पूरे इंडिया में नाम जानते हैं। बहुत बड़ा क्लब है सर। बहुत बड़ा क्लब नाम, यानी बहुत अपने आप बच्चों ने किया है। सर आपका भी ये मेरा ये था कि मैंने ये नहीं सोचा कि कोच बन के रहना है। कोच वही सक्सेसफुल हो सकता है जो बच्चों को अच्छा एक्सपोजर दे, तब तक नहीं हो सकता। हाँ, लकली कोई हो गया तो हो गया, पर आप इसलिए हमारे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे अभी भी अगर आप 9 स्टेट में हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेल रहे हैं एलबी शास्त्री से। और हमारा यानी ये है कि लोग हमारी क्लब को भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं। तो अगर ये डीडीसीए वाला या जो क्लब का एक्सपोजर एलबी शास्त्री का मेरे पास नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो सर इसमें भी आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पैशन जो है सर वो लगाए, इसीलिए तो इतना कुछ बच्चे निकल पाए आगे, हमारी इंडिया टीम को इतने प्लेयर्स मिल पाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास अच्छे बच्चे आते गए और उन बच्चों को मैं वो करता रहा, यानी आगे से आगे कोशिश करता रहा, इस बच्चे का कहाँ हो सकता है। एक मेरे अंदर ये चीज है कि मैं ये सोचता हूँ इस बच्चे का क्या भविष्य बनेगा। अगर कोई बच्चा इंजर्ड हो गया, कोई बच्चा, तो उसको मैं बीसीसीआई लेवल 1 लेवल 2 करा लेता हूँ, सर्टिफिकेट एनआईएस का कोर्स करा लेता हूँ, तो उससे वो अपनी इसी लाइन में रहता है, क्योंकि वो 6th क्लास से मेरे पास खेलता आता है और फिर वो कोच भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि एक अच्छी फैकल्टी बन गई ना। बिल्कुल सही बात। एक कोच के साथ शुरू से रहा, फिर उसने सारे उसको यानी थ्योरेटिकल चीजें सारी करा दी, तो उसके बाद उसका सेल्फ एक्सपीरियंस हो गया कि खुद खेला हुआ है, तो वो एक अच्छा कोच भी बनता है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है आपके उधर का। डेफिनेटली सर। सर लाइक आपने बहुत सारे प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब हमारे इंडियन क्रिकेट को दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है गौतम गंभीर सर का। तो अभी वो हमारी इंडियन टीम के कोच भी हैं, तो सर उनके बारे में बताइए सर। उनके बारे में तो ये बताऊंगा कि बचपन से उसने कभी हार नहीं मानी। अगर वो छोटी यानी जो फन गेम भी खेलता था तो वो भी नहीं हारना पसंद करता था। अच्छा। तो वो जो आदत है ना, जीत का जुनून और उस जुनून को बरकरार रखना आज तक, वही उसकी क्वालिटी है। वो वही सबसे बड़ी क्वालिटी है, और एक सच्चा और मेहनती ईमानदार लड़का है। कभी आप ये देखो, उसके फादर यानी अमीर नहीं, रईस है। एक अमीर तो ये होता है कि चलो अपने लिए अमीर हो गए, रईस वो होता है जो दूसरों की मदद भी करे। तो उसके फादर रईस है, ये नहीं पता नहीं कितनों की मदद। उसके बाद फिर उस गौतम में आगे गुण अपने फादर के, वो भी रईस है। यानी वो पैसे के लिए क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पैशन है उसको क्रिकेट का, देश को जितवाने का है, यानी वो है। तो उसी पैशन में वो अपना प्रोफेशन बनाता है
और लोग सोचते हैं कि इसको, यानी मुझे कहना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया में कभी उसको कुछ बोलने लग जाते हैं, कभी कुछ बोलने लग जाते हैं, पर ये सोचना चाहिए गौतम गंभीर ने, अगर T20 देखा जाए, T20 में उसने 2007 का वर्ल्ड कप जितवाया। अगर आप 50 ओवर कम में देखा जाए 50 ओवर का देखा जाए तो उसने 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया। हाईएस्ट रन गेटर है फाइनल में, 75 उसने 2007 में बनाए, 97 उसने हाईएस्ट रन बनाए 2011 वर्ल्ड कप में। अगर आप उसको टेस्ट मैच में देखा जाए, 11 घंटे लगातार बैटिंग करी नेपियर में, उसके बाद लगातार 5 मैचों में सेंचुरी बनाई, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आया। ये है वो गौतम गंभीर, जिसने T20 में परफॉर्म किया, जिसने वनडे में भी परफॉर्म किया, जिसने टेस्ट मैच में भी परफॉर्म किया, और जिसने आईपीएल में एज ए प्लेयर भी परफॉर्म किया, एज ए मेंटोर भी परफॉर्म किया, और देश को उसकी कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और एशिया कप भी जीता। वो प्लेयर है, वो ऐसा कोच है जो आईसीसी ट्रॉफी को जितवाता है, और आने वाले टाइम में 2 और जितवाएगा। उसका 2027 तक वो है, टेन्योर है, तो उसी 2027 तक वो 2 ट्रॉफियां और जितवाएगा। वाह, ये क्वालिटी है गौतम गंभीर में, कि भाई आप देखो तो गौतम का पास्ट कैसा है, गौतम है क्या। गौतम, मैं तो कई बार गौतम को यही कहता हूं कि सुन मत। अगर आप ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा रिएक्ट करोगे, आप सुनना ही बंद कर दो, क्योंकि ये जो कोचिंग है ये थैंकलेस जॉब है। इसमें जब आप हारते हैं तो कोच हरवाता है, जब जीतते हैं तो प्लेयर जितवाते हैं, तो कोच कहीं नहीं होता। सही बात है सर, ये आपने जो ब्लेमिंग होती है वो कोच को हार पे मिलती है, जीत पे प्लेयरों को मिलती है, प्रेज प्लेयरों को मिलती है। बिल्कुल सही बोला सर आप। तो ये है। तो सर ये आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। लाइक अभी हम पीछे टेस्ट सीरीज भी हारे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, तो सर उसमें वही क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि हम हार गए। तो ये तो गेम का पार्ट होता है। देखो क्या होता है, जब ये टेस्ट सीरीज होती है ना, जो ये सीरीज होती है, आप देखो टेस्ट सीरीज हारे किससे? लोग कह रहे साउथ अफ्रीका, अरे साउथ अफ्रीका चैंपियन है, टेस्ट चैंपियन है इस साल की, उससे हारे हैं। और जो ये सीरीज होती है, ये अपनी जो आईसीसी ट्रॉफी की तैयारी है कि आपको किस प्लेयर को कहां सेट करना है, किसको कहां करना है। ये जो सीरीज होती है ये एक किस्म से प्री गेम्स होते हैं। ये एक एक्सपीरियंस लेते हैं, प्लेयरों को टेस्ट किया जाता है, ये लेबोरेटरी है। असली जो जीत है वो आईसीसी ट्रॉफी की है। उसके हिसाब से प्रिपरेशन होती उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन में कई डाउन अप डाउन होते हो तो उसका हमेशा थोड़ी आपका वो चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। यानी खेल तो यानी जैसे ऊपर नीचे होता ही रहता है, प्लेटो थोड़ी बनता है। अगर आप प्लेटो बन जाएगा तो आपकी इंप्रूवमेंट रुक जाएगी। ट्रू। तो इसलिए क्रिटिसिज्म तो होता ही है, जहां सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहां मान मिलेगा वहां अपमान भी मिलेगा। अगर आप इन चीजों पर चलकर चलोगे तो ठीक है, अगर आप सोचोगे एक ही सिक्के का पहलू एक ही मिल जाए, मान मिलता रहे, तो वो भी झेलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात। जब आप मान को झेलोगे तो अपमान भी झेलना पड़ेगा। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं रह सकती ना, कि जीतते रहेंगे या हारते रहेंगे, तो अप्स डाउन आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई टीम जीतने के लिए आती है, कोई हारने के लिए नहीं आती है। देखो एक्चुअली क्या है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उनका काम है रिएक्ट करना, वो अच्छा करें बुरा करें ये उनकी वो है। कुछ लोग हैं बहुत अच्छा भी करते हैं, कुछ लोग हैं बहुत बुरा भी करते हैं। तो खिलाड़ी में तभी तो पेशेंस आएगी जब दोनों चीजों को झेलेगा।
बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, तो ये चीजें तो चलती रहती है सोशल मीडिया में, कभी आपको नेगेटिव बोल लेंगे, आपको कभी कुछ बोल लेंगे। तो आपको, अगर आप इस लाइन में हो तो ये ग्लैमर की लाइन है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही तो बात है। यही है। तो सर इसके बाद सर का फोन आया आपके पास, गौतम सर का, कि लाइक नहीं, जैसे बात बात वैसे होती है, हाँ जी। पर यानी मैं तो एज ए कोच या एज ए उसका जो बड़ा हूँ, उसको उसकी जो भावनाओं को समझता हूँ, तो यही कहता हूँ कि आप एक ठीक रास्ते पे चल रहे हो। हार जीत चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने पहले आप चैंपियन भी हुए थे, अब कोई बात नहीं, अब दोबारा फिर हो जाएंगे। अगर आप ये देखा जाए टेस्ट मैच में, इंग्लैंड में हम सीरीज बराबर करके आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी अभी पीछे वेस्ट इंडीज से हम जीते हैं, 2 टेस्ट मैच जीते हैं, 1-2 टेस्ट मैच हार गए, तो उस हारने पे हमें और थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई हम क्यों हारे, क्या कारण था। बिल्कुल अगर हम जीतते रहेंगे तो हम अपनी जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को, कोई भी असफलता है वो आपको सिखा के जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। तो कोई बात नहीं, यानी जो कमेंट्स कमेंट्स करते हैं, कोई कुछ करते हैं, वो उनकी अपनी जिम्मेवारी है। तुम्हारी जिम्मेवारी अपने अपनी टीम को और अपने अपने जो कोचिंग फील्ड है आपका, उसमें आप बेस्ट करो बस। बिल्कुल सही बात है। तो सर जब गौतम सर ने आपके साथ खेलना शुरू किया तो कोच की एक नज़र होती है लाइक हीरे को परखने की, तो आपने सर को किस तरह से देखा कि ये आने वाले टाइम के मतलब चैंपियन बनेंगे? क्या अर्ली एक्चुअली साइन थे? एक्चुअली क्या है कि जो भी क्रिकेट खेलेगा ना, हम्म अगर जो बड़ा बनेगा, आने जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, हम्म अगर आप में दिलेरी है हम्म और आप में समझ है, तो आप क्रिकेट में बड़ा जा सकते हो। और साथ साथ में आपको वॉचफुल आइज के अंडर काम करना पड़ेगा। वॉचफुल आइज मतलब आपको किसी अच्छे गुरु के साथ काम करना पड़ेगा। आप दिलेर हैं, आप दिमाग दिमाग है, और अच्छा गुरु आपके साथ है, तो आप 100% आगे जा सकते हैं। हम्म तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। गौतम में ये क्वालिटी बचपन से थी। हम्म तो मैं अभी रोहित है, हम्म तो रोहित में भी ये क्वालिटी थी। हम्म यानी सौमिक चटर्जी है, उसमें वही क्वालिटी थी। राजन गुप्ता था, उसमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी। हम्म तो वो जो इन इन 3 में ये बड़े क्यों नहीं बने? ये एक फैक्टर था कि भाई वो उतने, यानी अपने आप को संभाल नहीं पाए। एक टैलेंट तो था, पर वो कहीं ना कहीं कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद या किसी और चीज है, वो चीज उनको नहीं मिल पाई टाइम पे। तो वो जो कॉम्बिनेशन है, आपकी दिलेरी, आपका एटीट्यूड और ऊपर वाले का आशीर्वाद, ये बनता है तो आगे बढ़ जाता है। तो गौतम के अंदर जिगरा था, और उस जिगरे को वो चैलेंज लेता था कि कह के कहता था, बड़े से बड़े कोच को कह देता था कल मैं रन बनाऊंगा, ओके। और कह के रन बनाता था। वाओ। तो ये क्वालिटी थी, और जिसमें ये क्वालिटी होगी तो उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना बड़ा होगा, ये बताओ। बिल्कुल सही बात ये है। है, क्योंकि गौतम जब भी है कि गौतम के अंदर क्वालिटी है कि ये क्या कि मुझे रणजी ट्रॉफी जितवानी है, तो उसने रणजी ट्रॉफी जितवाई। 2008 के बाद रणजी ट्रॉफी दिल्ली नहीं जीती। आज 18-19 साल हो गए, अच्छा। तो वो देख लो, वही गौतम है, वही सब कुछ। हम्म तो तो क्वालिटी बच्चे की पता चल जाती है। पहले पता चलता टैलेंट, हम्म फिर उसका एटीट्यूड। गौतम का या और बच्चों का टैलेंट तो था, हम्म पर गौतम में एटीट्यूड अलग से था। उस एटीट्यूड से वो इंडिया खेल गया। ओके। तो वो जो एटीट्यूड है, वो सबसे जरूरी है। बैटिंग का तो यानी इतना दीवाना है कि मैं बता नहीं सकता। और आप सोच सकते हो, हाँ जी। 1-1 घंटा ट्रेडमिल पर रनिंग करता था 12-13 की स्पीड से, ओ, तो कितना स्टेमिना होगा। सही बात है तो ये क्वालिटी रही है उसमें। और जो ये क्वालिटी को मेंटेन करके कैरी करके रखेगा, वो बड़ा प्लेयर बन जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। हाँ, उसके डाउन होंगे, अप होंगे, कभी कुछ होगा, पर बन जाएगा बड़ा। हम्म
वेरी नाइस सर। तो सर गौतम सर के साथ साथ आपने और भी बहुत सारे बड़े प्लेयर दिए हैं हमारी कंट्री को, सर उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखो, बड़े प्लेयर तो यही है कि जो कंट्री के लिए खेले। हाँ जी सर। तो अमित मिश्रा, जोगिंदर शर्मा, रीमा मल्होत्रा, रुमेलीधर, नीतीश राणा, उन्मुख चंद। तो ये अब जैसे प्रियांश आर्य अभी वो एशिया इमर्जिंग एशिया खेल का है, इंडिया ए से खेल रहा है। तो ऐसे ही जैसे वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, मनजोत कालरा है, आर्यन जोयल है, यानी लड़के बहुत अच्छे हैं। पर उनमें अच्छों में अमित मिश्रा का स्ट्रगल अगर आप देखें तो वो दिल्ली से सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके लिए हरियाणा में किया, तो वहां के जो सेक्रेटरी थे उस टाइम के, हाँ जी, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, रणबीर सिंह महेंद्रा जी ने। ओके। तो वो अमित मिश्रा इतना टैलेंटेड था कि मैंने कहा कि एक मैच दे दो। एक मैच में ही उसने दिल्ली के अगेंस्ट 87 पे आउट कर दिया। ओह वाह। दिल्ली को 7 विकेटें ली। उसी साल अंडर 19 इंडिया खेल गया, उसी साल रणजी ट्रॉफी खेल गया। जो किराए पे रहते थे वो अब यानी बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, पूरी फैमिली। और सबसे छोटा है, उसने पूरी फैमिली को कहां से कहां लेके आया। एक वो फिल्म थी अपना, उसकी गोल फिल्म थी अनिल कपूर की। हाँ जी। तो वो अपनी बहन की शादी के लिए किडनी बेच देता है। तो अमित मिश्रा ने वो साहेब बन के काम किया उसने। तो आज भी पूरी फैमिली को उसने पूरा उठाया, उसने पूरी यानी अपनी बहनों की बहुत अच्छी शादी की है। तो दिल्ली से नहीं खेला, हरियाणा से खेल गया। जोगिंदर शर्मा है, वो भी एक थोड़ी सी हम्बल फैमिली से था। तो वो आज उसने 2007 का जो आखिरी ओवर था उसी ओवर में उसने आउट किया और देश को वर्ल्ड कप जितवाया। आज वो डीएसपी एसपी बनने वाला है। वाह। तो एक लड़का वो था, वेटर था, कुलवंत खिजरोलिया। वो यानी आज आईपीएल खेल रहा है। वेरी नाइस। तो वो बहुत अलग अलग तरह के बच्चे आए हैं। पर उसमें यही है कि यही हमारा सौभाग्य रहा कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे साथ आते गए और वो काम करते गए और वही आगे बढ़ते रहे। क्रिकेट में यही सबसे बड़ा है कि अगर आप कुछ करते हैं तो आपको मिलता बहुत है। तो इसलिए क्रिकेटरों को यही कहता हूँ कि पूरी मेहनत करो। तुम सोच भी नहीं सकते जितना तुमने सोचा उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये कारण है। अब तो बहुत बहुत एक्सपोजर है आपको, मतलब वेल्थ भी अच्छी खासी मिलती है आपको, इतना फेम मिलता है। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ गया पहले के क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में। देखो, बहुत मिलता है पर उस मिलने को कौन संभालता है, ये भी तो देखना है ना। मेन चीज है कि डिस्ट्रैक्शन कितनी आ गई। बिल्कुल सही बात है सर। आपके पास फोन की डिस्ट्रैक्शन आ गई, आपके पास इजीली फ्रेंडशिप होने की वो आ गई। 2 मिनट में फ्रेंडशिप बन जाएगी, 2 मिनट में टूट भी जाएगी, फिर दूसरी मिल जाएगी। तो ये भी तो डिस्ट्रैक्शन आ गई ना, पहले ये चीज नहीं थी। सही बात है, अभी तो बहुत ज्यादा। गौतम गंभीर वगैरह ने कॉलेज में जाके फोन लिया है। तो बताओ क्या डिस्ट्रैक्शन थी। वो खेलते थे और घर जाते थे, खेलते थे, टीवी पे मैच देखते थे, बाकी था नहीं। आज इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि आपको बच्चे खेलते कम है, डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल सही बोला सर आप। और जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, कहीं वो उनको देख लिया कभी हुक्का पीते हुए, कभी तो आज के दिन ये हुक्का भी और जिसको वैप बोलते हैं, ये भी एक 18-18 साल के बच्चों में जो क्रिकेटर हैं उसमें वैप चालू होगी। गलत चीज को बहुत जल्दी पकड़ते हैं बच्चे, कोई भी हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या नॉर्मल बच्चे भी हो। देखो, मेन आशा ये है कि आपके साथ कौन है। आप जो माँ बाप हैं और जो कोच है उनके नजदीक तुम कितने रहते हो।
अगर आप माँ बाप के और कोच के नजदीक रहोगे ना, तो आपको वो उठा के रखेंगे, आपको इधर उधर जाने नहीं देंगे। ट्रू सर। और ईमानदारी से बता रहा हम्म। हूँ, जितने भी प्लेयर्स हैं, दो जगह अपने दुख को बता सकते हैं, उनके दुख को कोई यूटिलाइज नहीं करेगा। एक तो गुरु को बता सकते हैं और एक भगवान को बता सकते हैं। बाकी और जगह कोई जिसको भी अपना अपना दुख बताया तो वो आपको यूटिलाइज करेगा, पर गुरु को और भगवान को बताएंगे तो वो आपको यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे अच्छे से। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये चीजें अब मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ कि 90% बच्चे डिस्ट्रैक्शन में, तुम्हारा तो 10% बच्चों से वो कंपटीशन है। तो कंपटीशन है ही नहीं। वो है नहीं, सच में नहीं है। सही बात लोग है। कहते ना कि सिफारिश चलती है, मुझे बता दो सिफारिश बड़े से बड़े प्लेयर का बच्चा नहीं खेल पा रहा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर सिफारिश होती तो बड़े प्लेयर के बच्चे तो सारे खेलते, क्योंकि हमारे यहाँ रीटेक नहीं है, फिल्म लाइन में रीटेक है, वहां आप इधर से उधर सेट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। वहां ये है कि आपकी 2 फिल्में हिट नहीं हुई, यानी 5 फिल्में होगी आपको, अब आपने एक्शन किया और वो काम नहीं हुआ, फिर दोबारा से कर लोगे, एडिट कर लोगे। हमारी क्रिकेट में एडिट नहीं है, हमारी क्रिकेट में आपको डायरेक्ट जाकर करना पड़ेगा और उस डायरेक्ट कर जाने में ही आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप ये देख लो ना, हमारे यहाँ नेपोटिज्म है नहीं। नेपोटिज्म हमारे यहाँ क्या होगा, अंडर 14 में, 16 में, मैक्सिमम 19 में। अगर नेपोटिज्म होता तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके बच्चे तो आईपीएल में नंबर 1 पे खेलने चाहिए थे, वो नहीं खेल पाते। ट्रू ट्रू, बिल्कुल ट्रू। तो हमारी क्रिकेट में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका खेल चलेगा, नेपोटिज्म नहीं चलेगा। सही बात है सर। वो कब तक चलेगा सर? एक सीजन में चल जाएगा? नहीं, चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका एक बात बताओ, गौतम जैसे बड़े इतने प्लेयर को सोशल मीडिया उठा देता है, नीचे गिरा देता है, वो परफॉर्म, अभी 2 महीने पहले वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जब सोशल मीडिया ये भी तो पॉजिटिव देगा कि अगर आपको पता चला कि कोई किसी का हक छीन कर कोई दूसरा आ रहा है तो उसकी तो खाट खड़ी हो जाएगी। सही बात है। तो सोशल मीडिया का ये भी तो फायदा है ना। कहीं ज्यादा वो है, पर मेन चीज है आपका खेल आपको आगे बढ़ाता है, ना कि आपको कोई चीज आपने। अब मैं जो पेरेंट्स भी हैं उनको समझाना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के सिलेक्शन के लिए मत लड़ो, आप अपने बच्चों को प्लेयर बनाने के लिए लड़ो। आप अपने बच्चों पे उसकी एक्सपोजर, उस पे इन्वेस्टमेंट करो, ना कि आपको कोई प्लेस चाहिए, आपको जगह चाहिए, और वो जगह तो मिल जाएगी आपको, रिजल्ट दे नहीं पाओगे। सही बात है। फिर 2-4 मैच के बाद घर बाहर। सही बात है, ट्रू। तो इसलिए इस पॉडकास्ट में आप ये पेरेंट्स को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को प्लेयर बनाने के लिए काम करो, ना कि आप जो जगह चाहिए टीम में उस पे काम मत करो। प्लेयर तो अपने आप ही बन जाएगा। प्लेयर बन गया तो जो आपने सोचा नहीं वो मिल जाएगा। अब हमारा प्रियांश आर्य है, उसको इस साल 3-6 करोड़ रुपए मिला है, अगले साल ही मिलेगा, उससे अगले साल 20-22 साल के लड़के को 18 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 30% काट दो तो 15 करोड़ रुपए हो गए। बताओ कौन से बिजनेस में कमा लेंगे, कौन से उसमें कमा लेगा। तो आपको वो प्लेयर था तो वो होता है। आप अपने, मैं तो यही कहूंगा कि प्लेयर बनाओ और उन प्लेयरों पे काम करो, बस। तो सर आपको नहीं लगता लाइक आजकल पेरेंट्सों की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? लाइक वो कोचिंग भी देना शुरू कर देते हैं अब। एक्चुअली क्या है कि कोचिंग क्या है कि ये जब से अब सोशल मीडिया की बात आ जाए, ये यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पे डालो कवर ड्राइव कैसे होता है, वो यूट्यूब पे बता देंगे, ये फ्रंट फुट डालो, ये डालो, वो डालो, कोई भी कर लेगा। बैक फुट कौन सा होता है, वो स्किल आपके गूगल पे सारी चीज आ गई। लेकिन जो डेप्थ है सर, जो डेप्थ है कोचिंग की, वो एक कोच ही समझ सकता है, नहीं समझ सकते आप ऐसे मूवी देख के चीजें उतनी डेप्थ में नहीं समझ पाओगे आप। वो एक्चुअली क्या है कि वो सुपरफिशियल देख रहे हैं ना, इनरली तो वो कोच ही बताएगा ना इसमें क्या दम है क्या नहीं है। सही बात। वो तो अपने बच्चे पे ध्यान देगा,
वो प्रॉब्लम तो पेरेंट्स की भी ये तो आ रही है ना, पेरेंट्स हिस्सेदार नहीं बन रहे उसकी मेहनत में। पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भैया हम तेरे हिस्सेदार बनते हैं, हम तेरे को प्लेस दिला देते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई तू मेहनत कर, जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तू रिजल्ट नहीं देना सीखेगा, हम तेरे पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में कोई सिफारिश नहीं चलती, तभी तो इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर बनते। निट है, वो इतने बड़े बड़े कैसे डॉक्टर बन जाते हैं। हर आदमी बन जाए फिर तो कोई भी 12th करे और डॉक्टर बन जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो मेन चीज ये है कि आपको अपने अंदर वजूद पैदा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा जब आप बड़े बनोगे। तो सर आप कोचिज को क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को तैयार करें वो, तो सर उसके बारे में थोड़ा देखो उसके यही है कि मैं 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ जी सर। एक्सपर्टीज है, बहुत चीजें देखी है, बहुत चीजें करी है। कोचिज को सबसे पहले बेसिक्स पे जाना चाहिए और बच्चे के एटीट्यूड पे काम करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी समझा देना चाहिए और बच्चे को भी समझा देना चाहिए। तू मेरे पास, मैं सिलेक्शन के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तेरे लिए तेरे क्रिकेट को इम्प्रूव करा दूंगा, तेरे गेम को मैं इम्प्रूव करा दूंगा, बाकी मैं नहीं करा सकता। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चों को हम एक्सपोजर नहीं देते। हम सोचते हैं कि 3 घंटे की प्रैक्टिस से ही प्लेयर बन जाएगा। अगर 3 घंटे की प्रैक्टिस होती ना, तो गौतम गंभीर वगैरह जब मेरे पास जब 91 में आए थे, तो मैंने कहा बेटा इससे तो हम प्लेयर नहीं बनेंगे। तो मैं स्कूल जाने से पहले 1 घंटा इनको कोचिंग देता था फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी दिल्ली आता था, 4:20 की ट्रेन पकड़ के 6 बजे में दिल्ली पहुंच जाता था 12 साल तक, केवल इनको एक्स्ट्रा देने के लिए। और कोई वो नहीं था कि मैं उनसे कोई पैसे ले रहा था। मैंने कहा नहीं, जब तुम कुछ बनोगे तब कुछ करना। मेरा एक पैशन था कि नहीं यार तुम बनोगे तो मजा आएगा, फिर उसके बाद देख लो। गौतम ने हर चीज में मेरी मदद करी है, हर चीज में। यानी कोई मेरी सोशल अपलिफ्टमेंट और मेरी फाइनेंशियली, मेरे को घर, मेरे हर चीज में, इन बेटी की शादी में, इसमें हर चीज में तो मेरे स्टूडेंट्स ने किया। तो मेन चीज है, जब आप बच्चे को बना लोगे तो आप सोच भी नहीं सकते बच्चा आपके लिए कितना कर देगा। हम सोचते हैं कि चल इसका सिलेक्शन करा दे। सिलेक्शन कराने से, क्योंकि वो तो सिलेक्शन कराओगे 2-4 मैच के बाद फेलियर, प्लेयर नहीं होगा तो फेलियर हो जाएगा। तो कोचिज को मैं कह रहा हूं, आप सब भी, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल सकता है, हर चीज मिल सकती है। कोई मैं ये थोड़ी है कि हमारे जैसों को मिला तो हमने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर दिया। हमारा एक विजन था, उस विजन के साथ हमने काम किया, तो इसलिए वो रिजल्ट आया। तो आप लोगों का भी आ सकता है। यानी कोचिज को कहूंगा कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। आप जिंदगी में देवानंद बन के रहे, ना कि लेवानंद। देना सीखे बस। तो सर आपको ऐसा लगता है कि जो कोचिंग है 24 आवर्स की जॉब है? पार्ट टाइम तो है नहीं। अगर जो ये सोचेंगे कि पार्ट टाइम कोचिंग है तो वो गलत है। ना प्लेयर के लिए पार्ट टाइम कोचिंग है, ना कोच के लिए पार्ट टाइम कोचिंग है। ये फुल टाइम कोच है। और फुल टाइम कोचिंग करोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट आएगा। किसी भी चीज, मैं कह रहा हूँ कोच को किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, ना पैसे की, ना मान की, ना सम्मान की। अगर कोच ईमानदारी से काम करेगा तो कुछ भी नहीं कमी हो सकती। उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने आप उसको पास आएगा। पर कोच को ईमानदारी और मेहनत से काम करना पड़ेगा। तकलीफ हो तो उठानी पड़ेगी, पर आएगा बहुत जल्द। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसको जो कोचेस सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, वो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप देखो, जैसे मैं हूँ, मेरे वहाँ एकेडमी है भोपाल में। हाँ जी सर। तो मेरे तो वो बच्चे 1.5 घंटा मोबाइल फोन रखते हैं, बाकी तो फोन मेरे पास जमा हो जाता है। उसमें पेरेंट्स का ग्रुप बना रखा है, तो उस पेरेंट्स के ग्रुप में डेली सुबह और शाम की अटेंडेंस होती है। तो बच्चे अपना फोन जमा कराते रहते हैं, तो वो वीडियो पहुंचती है उसी टाइम।
पेरेंट्स के पास, तो वो देख लेते मेरे बच्चे ने फोन जमा कराया नहीं कराया, तो फोन से तो वो बच गए। उसके बाद मेडिटेशन करते हैं शाम को, जब उनका फोन जमा हो जाता है 8 बजे खाना खाते हैं, 8:30 बजे के बाद, और 9:30 बजे तक वो अपने कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो पुराने टाइम में जो हमारे जैसे आपस में होते थे वो चलते हैं, फिर आपस में बात करते हैं। आज के दिन जो फोन है, फोन में 4 पेरेंट्स 4 फैमिली में बैठे हैं, वही अपने फोनों पर लगे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसलिए जो फोन है बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यही चीज आपका काम यानी आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमको चीज को बच्चों को यही समझाना पड़ेगा कि बेटा ये चीजें छोड़ो, जब कुछ बन जाओगे तो आप बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। यही है। तो सर लाइक आपकी तो रेजिडेंशियल एकेडमी है जिसमें आप काफ़ी देख रेख करते हैं बच्चों की। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि सर वो वाली बात नहीं होती, रेजिडेंशियल नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे कि आप बच्चों को किस तरह से मतलब गाइड कर सकते हैं? आप उनको रोक तो नहीं सकते डेफिनेटली। नहीं, डेफिनेटली रोक नहीं सकते। अब आपकी बेटी है 8 साल की, हाँ जी सर, और आप उसके सामने बैठ के यूट्यूब देख रही हो, तो आपको बंद करना पड़ेगा। बोल देती हूँ तो हाँ, तो आपको बंद करना पड़ेगा ना। हाँ जी। आपको कोई फोन नहीं यूज करना उसके सामने। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ जी। गांधी जी के पास एक पेरेंट्स आए कि जी ये रोज गुड़ खाता है। हाँ। तो उन्होंने बोले चलो कल ले आना इसको, कल बताऊंगा कैसे क्या है। अच्छा। अगले दिन गए, तो गांधी जी ने कहा बेटा गुड़ मत खाइयो, कल से गुड़ नहीं खाना। तो उस पेरेंट्स ने कहा यार यही बात तो आप कल भी कह देते थे। ने बोला कल मैं गुड़ खा रहा था, अब मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया। जो मैंने खाना बंद किया तभी तो मैं तुझे बोलूंगा। आप पेरेंट्स बच्चे को कैसे बोल सकते हो जब बच्चों के सामने आप यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम और ये इस पे। अब आज के दिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी सारी प्राइवेट लाइफ को तो अपना उस पे डाल देते हैं, स्टेटस पर डाल देते हैं। छोटा सा कुछ हो जाएगा उस स्टेटस पर डाल देंगे। चलो ठीक है, आप जैसे पॉडकास्ट कर रही हो, आपके लिए सोशल मीडिया पे जाना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपने और हमने अपनी ये बातें हैं बतानी है लोगों को। बिल्कुल सही बात है। हम उस सोशल मीडिया से सीखते भी बहुत है, पर एक टाइम होता है उसका भी यूज करने का। बिल्कुल सही बात है सर। पर आप बच्चों के सामने बहुत ज्यादा इस फोन को यूज करोगे तो बच्चे भी करेंगे। आप तभी बच्चों को मना कर सकते हो जब आप। अब मैं बच्चों को कहता हूँ, जैसे गौतम गंभीर कोई किसी भी तरह की कोई हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेता, बियर कॉफी काफी, क्योंकि मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई तुझे कुछ नहीं लेना। मैं मान लो पीता हूँ, अब मैं बच्चों को कैसे बोल दूंगा दारू नहीं पीनी। सही बात सही बात। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, हाँ जी, कोई भी नहीं, कोई इस तरह की चीजें करता ही नहीं है। आप तो रोल मॉडल हो ना उनके, तो जो आप देखेंगे। हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि एज ए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अगर आपने गाइड करना है तो आपको वो चीजें नहीं करनी जो आपने बच्चों से नहीं करवानी। बिल्कुल सही बात तो है। ये कारण है। तो सर जैसे आजकल बच्चे आईपीएल का फॉर्मेट देखते हैं और उनको वहाँ पे फेम भी और नेम भी मिलता है, तो उसको देख के वो ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं अपनी। तो सर हम क्रिकेट में 3 फॉर्मेट खेलते हैं, डेज, वनडे एंड T20। तो हमारे कोचेस अपनी प्रैक्टिस किस तरह से प्लान कर सकते हैं? आजकल एक्चुअली क्या है कि कोचेज और बच्चे वो भी कंफ्यूज हो गए। हाँ जी बच्चे ज्यादा कंफ्यूज है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे ये कहते हैं कि रेड बॉल या व्हाइट बॉल। मैं ये कहता हूँ, मेरा जो स्टूडेंट है गौतम गंभीर है, हाँ जी, उसने तीनों फॉर्मेट में एक्सेल किया है। यानी उसने T20 में भी किया है, उसने डेज में भी किया है, उसने 50 ओवर के मैच में भी किया है, तीनों में बेस्ट किया है। पर आपका जो भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो हाँ जी, उसका बेस कितना बड़ा बनता है? काफी बहुत बड़ा बेस बनता है। हाँ जी, आपका बेस
किससे बनेगा? आपका बेस रेड बॉल से, और आपका बेस बनेगा जो प्रैक्टिस करते हो आप, डेज की प्रैक्टिस करते हो, वो आपका जो डेज है वो प्रैक्टिस कराता है, आपका बेस बनाता है। आप पर बच्चे कंफ्यूज है क्योंकि आईपीएल देखते हैं। आईपीएल में वो रिवर्स शॉट मार रहा है, कोई कैसा शॉट मार रहा है, कोई पैडल से। पर वो बच्चों को ये सोचना चाहिए, वो 15-20 साल से वो अपनी वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उसके बाद वो ये शॉट्स खेलते हैं। आज अगर 10-11-12 साल का बच्चा भी रिवर्स मारेगा। आज यानी हमारा ये है कि बच्चे 3 दिन का मैच खेलना नहीं चाहते, बच्चे 20 ओवर का मैच खेलना चाहते हैं। बच्चों को और कोचिज को ये समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको रेड बॉल से पहले बेस तैयार करो बड़ी क्रिकेट खेलने का, बड़े मैच खेलने का, ना कि आप छोटे मैच खेलने का। जैसे जैसे आपका बेस बनता जाएगा, आपका वही बेस आपको एज ए एक्सपीरियंस काम आएगा, फिर आप इनोवेटेड शॉट्स मार सकते हो। ये जो शॉट्स होते हैं आईपीएल में के होते हैं, ये इनोवेटेड शॉट्स होते हैं। इनोवेटेड शॉट तब लगेगा जब आपका बेस अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये कारण है कि अपना बेस बनाओ। बेस आपको बड़ी क्रिकेट खेल के ही, यानी बड़े मैचेस खेल के, बड़े दिन के मैच खेल के बनेगा। उसके बाद आप इनोवेटेड क्रिकेट खेल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। पर बेस आपको यानी डेज के मैच खेल कर करना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है सर। इससे हमें, हमारे कोचिस को और बच्चों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा सर, जो आपने बताया बात। क्योंकि इससे आपका एटीट्यूड बढ़ेगा ना। हाँ जी सर। आपका एटीट्यूड बढ़ेगा, और एटीट्यूड ही आपको आगे लेके जाता है। वही है जो भी आपने बोला था गौतम सर के लिए कि उसका, उनका एटीट्यूड ऐसा था, ये तभी वो इतना अच्छा आगे तक खेले। वही वही क्योंकि बेस बिना बेस के कैसे कर लेगा। आज के गौतम गंभीर 300 बॉल रोज डिफेंस करता था। अब कौन सा लड़का कर रहा है डिफेंस? सही बात है सर। तो प्रैक्टिस है। आजकल तो लोगों को, मुझे लगता है जो बच्चे हैं हमारे, उनको यही लगता है कि आईपीएल के अंदर एक अलग फेम मिलता है, अलग अलग उनको एक्सपोजर मिलता है, तो उनके माइंड में सिर्फ वही रहता है, मुझे जो अभी पता। देखो, वो यही सबसे, यानी वहां जो उनको ये नहीं पता होता, जो आईपीएल वाले वो क्या चीज ढूंढते हैं। वो लगे रहते हैं, यानी आजकल एक थ्रोवर आ गए हैं, जो थ्रोवर होते हैं वो 140-150 की बॉल ऐसे फेंकते हैं, तो वो जो प्लेयर्स है वो ऐसे कर देंगे, ये वाला शॉट खेल देंगे, ऐसे खेल देंगे। फिर वो जब जब सीम बॉल होती है, रेड बॉल के मैच होते हैं, उसमें भी वो अपनी बॉडी को बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि वो प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे होते हैं? प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो 140-45 बॉलों स्पीड की बॉलों की। और वो बॉल आती है 120-130 की। और सीम बॉल होती है, स्विंग बॉल होती है, उसमें आपको बॉडी के नजदीक खेलना है। बिल्कुल सही बात। तो जो आपकी प्रैक्टिस है वो यानी इस आईपीएल के चक्कर में वो प्रैक्टिस खराब करते हैं, इससे फिर उनके डेज में रन नहीं बनते। इसलिए आपको, जो आप कह रहे थे ना मैच हार गए, इसलिए आपको जब डेज के मैचेस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। ये कारण। ट्रू सर। तो सर, जो आईपीएल स्काउट्स होते हैं वो प्लेयर्स के अंदर ड्यूरिंग द मैच क्या देखते हैं? वो देखते हैं इंटेंट, ये इस जो प्लेयर है इसका इंटेंट कैसा है। ये छक्का जो मार रहा है ये स्पिन बॉल पे मार रहा है या फास्ट बॉलर पे मार रहा है, 140 वाली बॉल पे मार रहा है या 60-70 पे जो स्पिन बॉल आती है उस पे मार रहा है, और किस इंटेंट से मार रहा है। तो अब हम जैसे, अगर हमारे जैसे देखेंगे अब डीपीएल में, यानी बहुत बहुत प्लेयर हैं जो खूब रन बनाते हैं पर उनका आईपीएल में नहीं होता। हाँ जी। कारण ये है
कि वो जो स्काउट वाले हैं वो इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो वो अपनी टीम को जितवाना होता है, उनको दिखाना होता है, उनकी जो फ्रेंचाइजीज है उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको बढ़ाना होता है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होगी तो उनके स्पॉन्सर्स भी उनके साथ काम नहीं करेंगे। ट्रू सर। तो इसलिए वो इंटेंट देखते हैं कि ये लड़का कहाँ खेल सकता है, अगर इसने 20 बॉल खेलनी है तो किस इंटेंट से खेलेगा। तो वहाँ वो इंटेंट को देखते हैं, ना कि वो परफॉर्मेंस को देखते हैं। ओके। ये है। तो सर जैसे कि हम सबको पता है कि इस बार विमेन टीम वर्ल्ड कप जीती है, तो सर इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? वुमेन टीम का अब देखो बीसीसीआई ने कितना अच्छा किया है। सेम पैसा जो मेंस को मिलता है वही वुमेन्स को मिल रहा है। जितना का जितना एक्सपोजर टूर्स है वो ज्यादा वुमेन्स को मिल रहे हैं। आप देखो 83 वर्ल्ड कप हम जीते थे, उसके बाद क्रिकेट इतनी बढ़ गई थी। अब जो वर्ल्ड कप जीते हैं, अब आप देखना ना, हर पेरेंट्स, गांव गांव का पेरेंट्स उठ के आएगा कि मेरे बच्चे को, लड़की को प्लेयर बनाओ। आप भी प्लेयर रही, फिर उसके बाद अब कोच बनी है। तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपकी फैमिली को और आपको, कि भाई कैसे। पर अब पेरेंट्स खुद आगे चल के आएंगे कि नहीं यार, हमारी बच्ची को भी प्लेयर बनना है। तो जो अवेयरनेस आई है, जो वुमेन्स में अवेयरनेस आई है, उसके बाद देखो अभी ब्लाइंड की लड़कियां जीत के आई वर्ल्ड कप। तो कितना फर्क पड़ रहा है। सही बात है सर। मोदी जी ने उनको भी बुलाया, यानी हमारे देश में कैसे विमेन्स का स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। सही बात है सर। तो जो वर्ल्ड कप जीते हैं इससे बहुत आगे जाएगा। पहले जैसे हमारी लड़कियां थी, रीमा मल्होत्रा थी, मुरमैलीधर थी, तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। वो जब नेशनल खेलने जाती थी तो स्लीपर क्लास में जाती थी। जब से बीसीसीआई ने लिया है वुमेन्स क्रिकेट को, उसपे वो बच्चियां 5 स्टार होटल में भी और बाई एयर भी जाती हैं, चाहे वो जूनियर टीम की हो। तो बीसीसीआई बहुत बड़ा काम कर रही है वुमेन्स क्रिकेट पे, और इतना इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, इतना, यानी अब बच्चियों को कम से कम 8-8, 10-10 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो क्यों नहीं आएंगे इस खेल में, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। सही बात है। तो अब बच्चियों का बहुत ज्यादा आगे बन जाएगा कि भाई कैरियर बन जाएगा। तो ये अच्छा ही है, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है कि वुमेन्स को ऊपर उठाया जाएगा। और सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि 1983 में लोग, कुछ फीस भी उतनी नहीं मिलती थी और ना उतना फेम और इतना एक्सपोजर जो अब मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन 1983 का वर्ल्ड कप जीते तो उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ, जो पेरेंट्स थे उनका भी माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं क्रिकेट खिलाना है, तो फिर काफ़ी प्लेयर्स आने लग गए। और अब जैसे कि अब हर कोई चाहता है कि स्पोर्ट्स से बचा जाए, और क्रिकेट का तो एक अलग ही क्रेज है हमारे देश के अंदर। तो अब मुझे लगता है कि सिनेरियो बहुत चेंज होने वाला है। क्योंकि देखो जहाँ देखो पैसा है। हाँ जी। हमारे देश में पैसा आएगा और फिर इज्जत आ रही है, यानी आपको पैसा और इज्जत दोनों मिल रही है। हाँ जी सर। तो पैसा वैसे मिल जाता है पर वो इज्जत नहीं मिलती। पर इस खेल में आपको पैसा भी पूरा मिल रहा है और इज्जत भी पूरी मिल रही है। तो आप देख लो कहाँ से कहाँ जो होगा। इस पैसा और इज्जत का दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो उसमें, उस काम में क्यों नहीं लोग आएंगे। डेफिनेटली सर। तो ये कारण है। सर आपके बहुत सारे प्लेयर लाइक अच्छी क्रिकेट खेले, ऐसे कुछ प्लेयर हैं कि सर जो आपको आज तक मतलब दुख है कि वो इंडिया नहीं खेल पाए और बहुत अच्छे प्लेयर रहे? नहीं है, यानी है काफी, यानी जिनके अगर मैं नाम लूं तो जैसे राजन गुप्ता है, सौमिक चटर्जी है, रोहित है, और मुझे लगता है कि ये तीनों के तीनों बहुत ही, यानी कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं थे, कोई वो नहीं था। पर क्यों नहीं खेले, एक 30% ही फैक्टर है कि आपका नसीब नहीं था। मेहनती थे, हर चीज में थे, पर जो नसीब है ना, आखिरी में कहते हैं नसीब है, वो नसीब ने कुछ ना कुछ पंगा कर दिए। नहीं तो उनके खेल में कोई कमी नहीं थी,
आखिरी में जो कहते हैं ना कि डॉक्टर भी जब कहेगा कि जो बीमार हो जाता है तो अब तो भगवान ही, तो वो जो भगवान वाला फैक्टर है खिलाड़ी बनाने में, जो एक स्पिरिचुअलिटी है, हाँ। वो बच्चों को, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बच्चों को मिस नहीं करनी चाहिए। वो स्पिरिचुअलिटी आपको आगे लेके जाती है। ट्रू। अगर अर्जुन बना था हाँ जी। तो उसके साथ भगवान कृष्ण थे। हम्म। दुर्योधन के साथ इतने महारथी थे हाँ जी। पर उनके साथ भगवान नहीं थे। हम्म। वो केवल 5 थे, तब भी उन्होंने इतना बड़े युद्ध को जीत लिया। सही बात है सर। तो मैं ये कहूंगा कि उन बच्चों के साथ आखिरी में भगवान का वो नहीं मिला, उनको कुछ दूसरा काम देना था भगवान ने, वो दे दिया। हाँ जी। पर उनका पर्सनल जो बनना चाहिए था वो नहीं बना, नहीं तो उनके खेल में कोई कमी नहीं थी। ये तो सर अब आपके अपकमिंग प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो आगे अच्छा करेंगे? तो अपकमिंग प्लेयर में तो जैसे अब नीतीश राणा है, इस साल उसने डीपीएल में काफी अच्छा किया, लास्ट के 3 मैचों में अच्छा किया हाँ जी। उसने। और अभी प्रियांश आर्य है, उसने बहुत अच्छा किया है। वो इंडिया ए में की तरफ से खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अच्छा। तो उसमें भी उसने 100 रन बनाए हैं। एमर्जिंग ट्रॉफी में खेल का आया अभी एशिया कप में। अर्नब बुग्गा है, अभी वो इंडिया बी की टीम में खेल का आया है, अंडर 19। और वो ऑस्ट्रेलिया जो टीम जानी थी तो उसमें भी कैंप में था। और अभी भी इन यूज काफी अच्छा पोटेंशियल है। जैसे एक कुमार कार्तिक के लड़का है, वो लड़का एक जिद पकड़ के आया था दिल्ली में। अच्छा। कि मुझे खेलना है। उसने अपने पिताजी से कहा, उसके पिताजी ने कहा मेरे घर तब आइए जब कुछ बन के आ जाए। अच्छा। तो वो बता रहा था निजामुद्दीन उतरा, तो वो फिर किसी ने कहा कि यार तू भारत नगर चला जा और वहाँ कोच साहब है, मेरा नाम लिया कि भाई वहाँ अगर उनको अच्छा लगेगा तो हो जाएगा। तो जो लेके आया था राधेश्याम, मेरा पुराना स्टूडेंट है, वो लेके आया था। तो मैंने देखा कि हाँ भाई बॉल अच्छी डाल रहा है, एक ही बॉल से देख लिया मैंने, कहा राधे छोड़ दे इसको यहाँ। तो वो लड़का ये बता रहा था, मैं रात को 9 बजे यानी एक टायर फैक्ट्री में काम करता था, 4 बजे तक काम करता, फिर बस में सोता, वो आता, फिर प्रैक्टिस करता, फिर रात को फिर जाके यानी उस टायर फैक्ट्री में काम करता। बोला जब आपके पास आया 1 साल बाद, फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ खेलने का अच्छा मिला, मुझे खाने का मिलता गया, और खाना हो गया मेरा, खेलना हो गया। तो उसके बाद वो लड़का दिल्ली में काफी अच्छी परफॉर्म की, नहीं सिलेक्ट हुआ। फिर मैंने उसको मध्य प्रदेश भेजा, वहाँ डिवीजन में खेला, तो वहाँ हर हर बार उसने 50-55 विकेटें ली, फिर ट्रायल मैचों में ली। तो वो वहां से रणजी ट्रॉफी खेला, फिर वो मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अब आरसीबी में से आईपीएल खेल रहा है। फिर वो अपने घर गया था, 9 साल के बाद अपने घर गया था, 9 साल तक मेरे पास रहा था। बहुत। तो ये पैशन है। डेफिनेटली सर। हाँ, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पैशन है। ये लड़के खेलते हैं जो लड़के इस तरह का काम करते हैं, जुनून। अब जैसे आर्यन जोयल लड़का है, वो अपना 2018 में वर्ल्ड कप जीत गया, पीछे वो यूपी का कैप्टन भी रहा। उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यानी तेजस्वी लड़का है, उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अर्नब बुग्गा है, वो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, उसमें डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, ना कोई फोन यूज करता ना कुछ। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उसने 12th की है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ये करके करेगा? सही बात है सर। तो वो उसके अंदर मैंने नहीं देखा कि इस तरह का बच्चा किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन हो। तो वो क्यों नहीं बनेगा? 100% बनेगा, टाइम लगेगा। हाँ जी। अभी जैसे रोहित से मैं बात कर रहा था, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उस जितनी वो मेहनत कर रहा है और जितना टेक्निकली वो है, और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं भगवान उसको थोड़ा सा रोक रहा है। एक शब्द होता है स्लो प्रोडक्टिविटी। तो वो जो स्लो प्रोडक्टिविटी है ना, वो आपको स्लो 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 बनाती है। किसी को बहुत जल्दी पर फेम मिल जाता है, वो जल्दी चला जाता है। किसी को थोड़ा लेट फेम मिलता है, वो बहुत लंबा चलता है।
ऐसे भी बहुत प्लेयर हैं हमारे जो बहुत जल्दी आए, पृथ्वी शाह जैसे बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी चले गए। तो आपको वो प्रभु चाह रहा है, उस जो भी बच्चे होते हैं थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखें, तो आप मेहनत करते जाएं, आप अपने प्रोसेस को पूरे अच्छे से करते रहें, तो आप रुक नहीं सकते। ये है। तो सर आपने नीतीश राणा जी के बारे में बताया, तो इस बारी डीपीएल जीती है उनकी टीम। पीछे उन्होंने 2 साल यूपी से भी खेला था, हाँ हाँ। तो आपने बोला था कि वो डिसीजन मुझे लगता है ठीक नहीं था। नहीं, एक तो आप जहां से अंडर 13-14 से खेले हो, आपकी स्टेट है, आप दूसरी स्टेट में जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस से चाहिएगी, आप हमेशा थोड़ी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो उसी वजह से वो फिर वहां उसको नेगलेक्ट भी कर दिया, फिर वापिस अपने घर आना पड़ा। तो मैंने उसको समझाया था, आपको बाहर नहीं जाना, जब आप यहाँ सब कुछ खेल रहे हो तो यहीं से खेलना चाहिए। और इस बार आए वो वापस और उनकी टीम दोबारा जीती है। टीम जीती है और अकेले ने मैच जितवाया। प्लेयर तो है ही, पर वो जो प्लेयर बनने के बाद फिर दूसरे लोग जो परेशान करते हैं, तेरा यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, तेरा ये नहीं हो रहा, फिर वो जब कोई मशीन तो होती नहीं कि हर जगह आप अच्छा करोगे। सही बात है सर। तो 1-2 मैच में खराब होगा तो वो लगेगा। तो समझाया था, फिर उस दोबारा फिर समझाया तो समझ में आ गई, फिर अब आ गया। ये भी कहानी। तो सर जैसे आपने अभी हमें बताया कि अर्ली सक्सेस मिल जाती है तो प्लेयर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ भी बोलिए उसको, तो इसको जो प्लेयर को अर्ली सक्सेस मिलती है वो कैसे उस चीज को आगे तक कायम करके रख सकते हैं सर? क्या चीजों पे ध्यान दें वो? देखो, असल मेन चीज है कि आप अपने में हम्बलनेस कितनी रखते हो। आप बड़े प्लेयर बनते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा, मैं जहां से मैं प्लेयर बनाऊं मुझे वहीं जाना वापस, मुझे वहीं जाना है, उन्हीं लोगों में रहना है, उन्हीं उसमें। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप ये सोचते हैं कि ये जो वो वाला समाज था जहां से हम उठ के आए हैं वो अब हमारा समाज नहीं है। हमारे वो जो जो जिन्होंने सिखाया वो भी हमारे अब उस लेवल के नहीं रहे, हमारे माँ बाप भी उस लेवल के नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर क्या होता है कि जैसे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका एक्सपोजर बड़े लोगों से होना शुरू हो जाता है। अब बड़े कोच, बड़े जो जो असाइनमेंट, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो जो कोच बने होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनका उनका वो ड्रीम था कि इनसे बात करेंगे, इनके फिर जहां से वो जिन कोचों के पास आए हैं, फिर उनको वो सोचते हैं कि यार इनका लेवल बड़ा है, इनका लेवल छोटा है। जब आप कंपैरिजन में आते हो ना, हाँ जी, और वो लोग आपसे छूट जाते हैं, जब वो लोग आपसे छूटते हैं, माँ बाप आपसे छूटते हैं, तो फिर आप थोड़े से दिन तो वो रहता है माहौल वहां। जब वो परफॉर्मेंस डाउन होती है तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं, सबसे पहले वही छोड़ते हैं। वो छोड़ देते हैं। तो सही बात है। फिर वो दोबारा से वहां आते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, यार मैं, फिर वो जो एक आना है और फिर कम बैक करना, बाउंस बैक करना, वो टेढ़ा काम होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे जो भी प्लेयर है, जैसे आज भी गौतम गंभीर को मैं कुछ भी बोल दूं या इतनी मेरी रिस्पेक्ट करता है, इतना सब कुछ है, जितने भी मेरे प्लेयर है, मैं खाली गौतम का नाम नहीं, मैं सबका नाम लूंगा, पर गौतम का इसलिए ज्यादा नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बड़े स्ट्रक्चर पे है, इंडिया टीम का कोच है। हाँ जी। वो बदला नहीं है, वो सब कुछ होने के बाद भी नहीं बदला है, अभी तक अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उतना ही अपनी फैमिली से प्रेम है, उतना ही माँ बाप से प्रेम है, उतना ही हमारे से प्रेम है। तो वो बाकी भी है, पर वो उतने अभी उस लेवल के गए नहीं है। जब जाएंगे तब पता जब चलेगा। पता चलेगा। पर गौतम जाके भी वो नहीं बदला है, तो वो इसलिए वो बड़ा है, ये कारण है। ट्रू सर। तो सर आपने बहुत सारे प्लेयर सर्विसेज को भी दिए हैं, तो सर उसके बारे में बताइए। देखो, सर्विसेज के लिए क्या होता है कि एक मेरा सबसे होता है कि एक अच्छी जगह है वो खेलने की। वो क्रिकेट खेलते हैं, 10-15 साल क्रिकेट खेलते हैं, तब तक वो अपना 5-7 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। फिर वो हमारे की तरह सर्विस उसमें आ जाते हैं, जैसे सौमिक चटर्जी है, हाँ जी। अब मैच रेफरी बन गया, सिलेक्टर बन गया, 56 मैच खेला वो रणजी ट्रॉफी के, और खेलता गया, हो गया।
तो इस क्रिकेट फील्ड में भी वो जल्दी आ जाते हैं। पहले वो क्रिकेट पूरी खेलते हैं, फिर उसके बाद उसमें आ जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा तो वो एक अच्छा रास्ता है वहां जाने का। तो सर आपको हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो कैसी फीलिंग थी सर उस टाइम पे? देखो, फीलिंग तो इससे बड़ी क्या होती है जब आपके साथ राष्ट्रपति आपको अवार्ड देता है, हाँ जी। इतने बड़े दरबार हॉल में अवार्ड देता है, आपके साथ 3 लोग जा सकते हैं, तो उसमें फिर अपनी मदर को लेके गया, फिर वाइफ को लेके गया, और एक राजन है उसकी मदर को लेके गया, क्योंकि राजन के फादर 2005 में एक्सपायर हो गए थे। तो उस परिवार का मेरे साथ बहुत ज्यादा वो रहा कि उस परिवार ने मेरे को हमेशा अपने परिवार की तरह उठा के रखा। तो मुझे अच्छा लगा कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक लेकर आए, हाँ जी सर, जिन्होंने मेरा मोरली सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, वाइफ ने, और राजन के जो परिवार उसकी मम्मी है उन्होंने। हाँ जी। तो एक मेरे मामा थे, वो तो उन्होंने मुझे बहुत उठा के रखा है, मुझे यानी उस कोचिंग में वो रखा कि हम तुझे परेशान मत हो, फाइनेंशियली हम तुझे किसी भी तरह का वो नहीं होने देंगे। तो अच्छा लगा कि इतना बड़ा अवार्ड मिला। हाँ जी। और ये देखो कि 1985 से अवार्ड है, और 7-8 लोगों को अभी तक मिला है। सही बात। तो इतना मिलना, और उसके बाद ये सारा का सारा फिर जो अवार्ड भी मिला, तो उस अवार्ड को मैंने एज ए इसलिए लिया कि गवर्नमेंट, अब मैंने और ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अवार्ड मिला। तो मुझे ही पता था प्रभु को कि भाई इसे को बजाना पड़ेगा, तो मुझे भोपाल जगह दिलाई, भोपाल में मेरी एकेडमी बनवाई, तो मुझे ट्रेन का पास फ्री मिलता है। तो उसको ये सब ऊपर वाले ने रच रखा था। तो अब मैं और ज्यादा काम कर रहा हूँ, जो मैं 35 साल में मैंने काम किया दिल्ली में, उससे ज्यादा काम अब मैं कर रहा हूँ। जो रिजल्ट मैंने 35 साल में दिए, वो 8-10 साल में मैं वापस रिटर्न बैक करूंगा वही रिजल्ट। वाह, वेरी नाइस सर। तो ये है कि मैं अपनी जो मुझे रिकॉग्नाइज किया है, तो मैं उस अपनी उस जो उस गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, तो उसका मैं और काम करूंगा, और जिम्मेदारी के साथ काम करें। वेरी नाइस सर। सर अभी आपने भोपाल का नाम लिया, तो वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो सर उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखो आशा, पता क्या, लोगों ने बहुत मुझे कहा कि मैं दिल्ली छोड़ के क्यों चला गया, 35 साल हो गए, यानी यहाँ काम कर रहा था, इतना बड़ा नाम है। हर आदमी क्या है, गांव से कस्बे में आएगा, कस्बे से तहसील में जाएगा, तहसील से शहर में जाएगा, शहर से स्टेट की राजधानी में जाएगा, फिर उससे के बाद देश की राजधानी में आएगा। सही बात। मैं उल्टा गांव में चला गया। सही बात। कारण ये है कि मैंने जो यहाँ सीखा, जो यहाँ मैंने किया, वो मैं कंट्री को देना चाह रहा था। और भोपाल एक ऐसी जगह है जो दिल्ली से भी 8 घंटे, लखनऊ से भी 10 घंटे, जयपुर से भी 10 घंटे, मुंबई से भी 10 घंटे, पूना से भी 10 घंटे, रायपुर से भी 8-10 घंटे, तो वो बीच में है, सेंटर में पड़ती है, सेंटर में पड़ती है। और यहाँ क्या है कि वहां जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 30-35 है, क्योंकि जंगल के यानी बिल्कुल पास में, भोपाल के भी आउटस्कर्ट में है। ओके। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी, आपका जो पोल्यूशन है वो नहीं है। हाँ जी। फिर बच्चों को क्या है कि रेजिडेंशियल एकेडमी है। हाँ। आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना। ट्रू। मैं भी रेजिडेंशियल एकेडमी में रहता हूँ अपनी बीबी के साथ। मुझे भी कहीं ट्रैवल नहीं करना। एक किस्म से हमारा 21 कमरों का घर है वो। और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाँ जी। कि जब मैं कोच बना था, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी एकेडमी बनाऊंगा। उसका नक्शा भी मैंने किसी आर्किटेक्ट से नहीं बनवाया, जो नक्शा मेरा था उसी नक्शे से बनाई मैंने। वाह। तो ये है कि जब आदमी का वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो लोगों को तो पता नहीं होता कि ये क्या था, पर लोगों को तो दूसरा ये लगता है कि दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के वहां क्यों चले गए। तो वो इसलिए गया हूँ कि जो भी बड़ी कंपनी की गाड़ी बनती है वो बाहर जंगल में बनती है, उसके शोरूम
शहर में होते हैं। सही बात है तो आपका। हमारे जो मर्सिडीज बनेगी वो या वो जी। बनेगी, वो सारे अब जैसे प्रियांश विरियांश है, अर्नब बुग्गा, जिनके भी नाम मैंने लिए हैं, हाँ जी। वो सब वहीं रहते हैं। विजन बहुत बड़ा है आपका। मेरा विजन भी और रीजन भी, दोनों बहुत बड़े हैं। वेरी नाइस हाँ सर। जी। तो सर आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है क्रिकेट के अंदर, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये देख रहे हैं, पेरेंट्स और हमारे जो कोचेज हैं और हमारे प्लेयर्स को? मैं तो ये कहूंगा कि एक कोच, आशा तुम भी कोच हो, हाँ जी। लॉन टेनिस की कोच हो, आप मेरा पॉडकास्ट कर रही हो, हाँ जी। आपका भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी 35 साल का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। यही कहूंगा कि आप किसी से ना कंप्लेंट करें, ना कंपेयर करें। हम्म। आप क्या करते कि आज का बच्चा, आज के पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं बच्चों के साथ। हम्म। वो जो बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सही बात है। वो सबका अलग अलग है। आप लोग कंपेयर करोगे तो फिर कोच को भी कंप्लेंट करोगे। हम्म। केवल ये दो शब्द मत करो, ना कंपेयर करो ना कंप्लेंट करो। तो आप अपने बच्चे की स्किल्स पे काम करो। हम्म। आप अपने बच्चे का जो डिस्ट्रैक्शन है, इसको कोशिश करो कि ना हो पाए। हम्म। आप अपने बच्चे को तभी आप बड़ा प्लेयर बना सकते हो जब इन चीजों पे करोगे। आप मेहनत कराए कोचिज के साथ, कोचिज को कोचिज का काम करने दें। हम्म। कोचिज को पे यानी आप कोचिज को गाइड ना करें, हम्म। कोचिज को कोचिज का काम करने दें। आप अपने बच्चे को अगर बड़ा बनाने, आप अपना अच्छा बिजनेस करें, अपना काम करें, ताकि क्रिकेट में इतना महंगा गेम हो गया है हम्म। कि अगर उसके एक बच्चे को बैट भी लेना तो 15-20 हजार रुपए का बैट। सही बात तो है। आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाएं हम्म। और बच्चे को कोच के साथ पूरी ईमानदारी से खेलने दें। यही मैं। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे व्यूवर्स को सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा काम किया कर रही हो, और अपने इसको और बढ़ाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। हाँ जी इसी सर। से आपको और मोटिवेशन मिलेगा। आपके जो एक्सपीरियंस है और दूसरों से जो आप एक्सपीरियंस निकलवाओगे, हाँ जी सर। जो उनकी फीलिंग्स है उनको बाहर निकलवाओगे, फर्क पड़ेगा। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच।